कायम है मुझमें मेरे तखय्युल की सल्तनत, बेताज बादशाह हूं मैं अपने वजूद में। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। देश में इस वक्त राहुल राहुल का ही शोर है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक राहुल गांधी छाए हुए हैं। अगर कहूं कि राहुल मौजूदा सियासी परिदृश्य में बेताज बादशाह की तरह दिख रहे हैं तो शायद गलत नहीं होगा। मीडिया राहुल गांधी को चाहे जितना अनदेखा करने की कोशिश करे, लेकिन जनता अब राहुल गांधी को ही देख रही है, क्योंकि राहुल गांधी बार बार उसके बीच पहुंच रहे हैं। हर दूसरे दिन राहुल गांधी कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनके नाम की चर्चा होने लगती है और बीजेपी करोड़ों अरबों खर्च करके भी मोदी जी के लिए माहौल नहीं बना पा रही है, क्योंकि माहौल तो राहुल गांधी ने बदल दिया है। सोशल मीडिया पर लगभग रोज राहुल गांधी किसी न किसी वजह से ट्रेंड करते हैं। उनके नाम के हैशटैग चलते हैं, एक आध दिन हो तो गिनाओ भी। लेकिन यहां तो राहुल के नाम की बहार चली हुई है। आलम यह है कि जब गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल की 2 साल की सजा बरकरार रखी, तब भी राहुल ही ट्रेंडिंग पर रहे। और इसके अगले दिन यानी शनिवार को जब राहुल गांधी अचानक सोनीपत के खेतों में किसानों के साथ धान रोपते हुए दिखे, तो फिर राहुल के नाम की धूम मच गई। शाहरुख खान की एक फिल्म है दिल तो पागल है। इस फिल्म में एक डायलॉग है, राहुल नाम तो सुना ही होगा। यह डायलॉग अब बीजेपी और मोदी जी को खूब खटक रहा होगा, क्योंकि इस राहुल नाम ने दोनों को यानी कि बीजेपी को और मोदी जी को परेशान कर रखा है। राहुल के कारण बीजेपी को दो तरफा नुकसान हुआ है। एक तो राहुल गांधी की नौसिखिया वाली छवि बनाने में बीजेपी ने अरबों रुपए खर्च किए। आपको याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने इसका जिक्र भी किया था। और दूसरा कि मोदी जी की छवि निखारने के लिए भी बीजेपी ने पानी की तरह पैसा बहाया। दिसंबर 2022 को मोदी सरकार ने ही यह जानकारी दी थी कि साल 2014 से लेकर के 7 दिसंबर 2022 के बीच 6,491 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने विज्ञापनों पर खर्च कर दिए हैं। और इस तरह देखा जाए तो मोदी सरकार ने हर महीने करीब 62 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए और हर रोज विज्ञापन पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दिसंबर से लेकर के जुलाई तक यानी दिसंबर 2022 से लेकर के जुलाई 2023 तक यानी इन 7 महीनों में भी 62 करोड़ के हिसाब से 434 करोड़ रुपए और खर्च हुए होंगे। तो करीब 7,000 करोड़ रुपए बीजेपी सरकार ने मोदी जी की छवि बनाने में खर्च कर दिए। लेकिन फिर भी मोदी जी से ज्यादा सुर्खियों में अभी भी राहुल गांधी हैं, यानी कि मोदी जी से अधिक सुर्खियां राहुल गांधी बटोर रहे हैं। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस और राहुल गांधी की राह में परेशानियां आए। महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़कर विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश से लेकर के राहुल गांधी को संसद से बाहर करने और 2 साल की सजा बरकरार रहने तक सारी बातें विपक्ष और कांग्रेस को कमजोर करने वाली दिख रही हैं। लेकिन फिर भी न विपक्ष कमजोर दिख रहा है और न ही कांग्रेस और न राहुल गांधी कमजोर दिख रहे हैं, बल्कि अब कांग्रेस हो या एनसीपी या शिवसेना हो या राजद हो यानी आरजेडी, सभी की तरफ से बीजेपी की तगड़ी घेराबंदी हो रही है। यूसीसी, मणिपुर, महंगा टमाटर, एमपी का पेशाब कांड, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, हर मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्ष बीजेपी को, मोदी जी को घेर रहा है और सवाल कर रहा है। और बीजेपी से जवाब देते बन नहीं रहा है, मोदी जी से जवाब देते बन नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात कि पार्टी और 9 साल से सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी खूब लाचार दिख रही है। और इस लाचारी से बीजेपी की तरफ से ही राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात की जा चुकी है। आपको याद होगा दोस्तों कि अमित शाह ने ही पिछले दिनों एक नहीं बल्कि 3 बार अलग अलग सभाओं में राहुल गांधी के पीएम बनने की बात कही थी। और कमाल देखिए कि इस शनिवार को हैशटैग राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम ट्रेंड कर रहा था। यह बदला हुआ सियासी माहौल बता रहा है कि 2024 में देश में बड़ा बदलाव हो सकता है, यानी कि 2024 में देश बड़ा बदलाव देख सकता है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि किस तरह राहुल गांधी ने बदल दिया है देश का सियासी माहौल और कैसे बेताज बादशाह बनते जा रहे हैं राहुल। और बेताज बादशाह बनते जा रहे राहुल से कैसे परेशान हो रही है बीजेपी। लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखते हैं, आइए जरा देखिए। इन दोनों तस्वीरों को देखकर देश के बदलते सियासी माहौल की नब्ज पकड़ी जा सकती है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर भी उनकी रैली में लोगों की भीड़ नहीं उमड़ी। वीडियो में जरूर सड़क किनारे और घर की छतों पर खड़े लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन माहौल में वो गर्मजोशी नहीं दिख रही जो देश के पीएम को सामने देखकर होनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी की खम्मम रैली की तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि गर्मजोशी और उत्साह किसे कहते हैं। लाखों लोग राहुल को सुनने उमड़ पड़े,
जबकि राहुल तो सांसद भी नहीं हैं। इन दोनों तस्वीरों में लोगों के मिजाज में फर्क से समझ में आ रहा है कि देश में अब मोदी मोदी की जगह राहुल का शोर उठने का मौसम आ गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2024 तक बहुत कुछ बदल सकता है। अब एक और तस्वीर देखिए। यह है सोनीपत का गांव मदीना, जहां शनिवार की सुबह पहुंचकर राहुल गांधी ने किसानों से चर्चा की, ट्रैक्टर चलाकर जमीन तैयार की और फिर किसानों के साथ धान की फसल रोपी। ट्विटर पर राहुल गांधी की ये तस्वीरें छा गईं और इस पर कई रोचक कमेंट्स आए। किसी ने इसे मोहब्बत रोपना बताया तो किसी ने जय जवान जय किसान लिखा। किसी ने लिखा कि धान और संविधान दोनों को बचाना जरूरी है, तो किसी ने लिखा कि राहुल गांधी मोदी जी की नींद उड़ा रहे हैं, उनके लिए रोज नई चुनौती पेश कर रहे हैं। तो वाकई राहुल गांधी मोदी जी के लिए निरंतर चुनौती बने हुए हैं। अभी मोदी जी अमेरिका गए थे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने अमेरिका पहुंचकर महफिल लूट ली। वाशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी अगले आम चुनाव में बहुत अच्छा करेगी, नतीजे लोगों को चौंका देंगे, बस आप कैलकुलेट करें। विपक्ष जो है, एकजुट विपक्ष अपने दम पर बीजेपी को हरा देगा। ये बातें राहुल गांधी ने कही थी। राहुल गांधी ने जिस विश्वास से भर करके विपक्षी एकता के बूते बीजेपी को हराने की बात तब कही थी, वाशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, उससे नेशनल प्रेस क्लब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, उससे बीजेपी का परेशान होना तो जायज है। बीजेपी ने तो अगले 50 सालों तक सत्ता में बने रहने के मंसूबे बनाए हुए हैं, मगर माहौल में बदलाव ने उसके मंसूबों पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट गेस्ट बनकर के अमेरिका पहुंचे थे, आपको याद होगा, और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनकी खूब मेहमान नवाजी भी की थी। लेकिन यहां जिस तरह मोदी जी को व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 सवालों के जवाब देने ही पड़े और उनकी सरकार के लोकतांत्रिक रवैये पर सवाल उठे, उससे मोदी जी की सारी आवभगत फीकी पड़ गई। अमेरिका से लौटते ही मोदी जी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश में उन्होंने यूसीसी का मुद्दा उठाया, फिर छत्तीसगढ़ में किसानों पर बड़ा दावा किया, तेलंगाना में परिवारवाद का जिक्र किया और हर जगह अपनी ही बातों पर मोदी जी घिरते हुए दिखे। मध्य प्रदेश में मोदी जी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। उन्होंने विपक्षी दलों को घोटालों की गारंटी बताया, लेकिन कांग्रेस ने पलटकर उनसे व्यापम, महाकाल लोक में मूर्तियों का गिरना और भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करने जैसे सवाल दाग दिए। इसके बाद पीएम मोदी ने चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में दावा किया कि हम राज्य से 80% धान लेते हैं। बीजेपी के प्रयासों से धान की खरीद मामले में छत्तीसगढ़ बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन पीएम मोदी के दावे को सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर गलत बताते हुए लिखा, आप आए तो फिर झूठ की बयार बहने लगी मोदी जी। प्रदेश भाजपा के नेता लगातार किसानों को गुमराह कर रहे थे कि धान खरीदी केंद्र के पैसों से होती है। आप प्रधानमंत्री हैं, आपको तो सच पता है, लेकिन आप भी झूठ बोल गए। अब छत्तीसगढ़ के किसानों को कोई गुमराह नहीं कर सकता, आप भी नहीं। मोदी जी छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना पहुंचे और यहां भी इस साल चुनाव है। यहां उन्होंने परिवारवाद का जिक्र छेड़कर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, तो कांग्रेस ने फौरन आईना दिखा दिया कि खुद बीजेपी में कितने नेता परिवारवाद की देन हैं। और अभी एनसीपी में फूट डालकर जिन अजीत पवार को बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया है, वो खुद भी परिवारवाद की राजनीति का नमूना है। तो कांग्रेस के ये तल्ख तेवर दोस्तों बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी को आसानी से बढ़त मिलने वाली नहीं है, और जिस तेजी के साथ विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं, उसके बाद तो बीजेपी के लिए सत्ता में टिकना और भी मुश्किल दिख रहा है। आपने देखा कि पिछले महीने विपक्षी दलों की पटना में बैठक हुई 23 तारीख को, 23 जून को, और उसके बाद अब फिर से 17 और 18 जुलाई को विपक्षी दल जो है वो मोर्चा बनाने के लिए बेंगलुरु में मिलने जा रहे हैं। पटना में तो लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को दूल्हा बनने की बात कही थी, उनको सलाह दे दी थी, और अब उन्होंने यह ऐलान भी कर दिया है कि बेंगलुरु में पीएम मोदी की विदाई की तैयारी की जाएगी। इस बीच विपक्षी एकता के ख्याल से घबराई बीजेपी फूट डालो और राज करो के पैतरे आजमाने लगी है। महाराष्ट्र में उसने एनसीपी को तोड़ दिया है, लेकिन विपक्षी नेताओं को तोड़ने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पा रही है। शरद पवार और लालू यादव के बयान इसकी मिसाल हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना में फूट डालने के 1 साल बाद बीजेपी ने एनसीपी में भी फूट डलवा दी। अब इस राज्य में एनसीपी और शिवसेना दोनों के 2-2 गुट हो गए हैं, लेकिन जो गुट बीजेपी के साथ सरकार में हैं, वो लाचार, परेशान और बेचैन नजर आ रहे हैं, और जो गुट कांग्रेस के साथ हैं, वो अब भी मजबूती के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। अपने चाचा से बगावत कर अजीत पवार ने न केवल शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया, बल्कि शरद पवार की बनाई एनसीपी पर भी दावा ठोक दिया और शरद पवार से कहा कि वे बूढ़े हो गए हैं, उन्हें केवल आशीर्वाद देना चाहिए। लेकिन शरद पवार ने अजीत पवार को करारा जवाब देते हुए बता दिया कि वो न टायर्ड हैं न रिटायर्ड हैं। शरद पवार ने कहा कि वो काम करना जारी रखेंगे, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो काम करते रहें।
पवार ने पूछा कि मोरारजी देसाई किस उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। मैं प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बनना चाहता, बल्कि केवल लोगों की सेवा करना चाहता हूं। शरद पवार ने उम्र को ठेंगा दिखाते हुए प्रदेश का राज्यव्यापी दौरा भी शुरू कर दिया ताकि पार्टी को खड़ा किया जा सके। शनिवार को नासिक में उनकी पहली रैली थी और रविवार को वो धुले पहुंचे। महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में भी उनके कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा चुकी है। इसी तरह लालू प्रसाद यादव ने भी बीजेपी को तगड़ा जवाब दिया है। आरजेडी के स्थापना दिवस पर अपने ठेठ अंदाज में लालू प्रसाद यादव ने मोदी जी को चुनौती दी कि वे सोचें कि जब वो सत्ता में नहीं रहेंगे तो क्या होगा। लालू जी ने कहा, अभी चुनाव आ रहा है, आपको मालूम होगा कि नीतीश जी की पहल पर उनके आवास पर देश भर के 17 पार्टी के नेता आए थे और फिर हम लोग बेंगलोर में जुट रहे हैं, उखाड़ के फेंक देंगे। इसके बाद दिल्ली आते हुए लालू जी ने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक तथा 2024 लोकसभा चुनावों में केंद्र की सत्ता से मोदी सरकार की विदाई की तैयारी के लिए बेंगलुरु जाऊंगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस बार विपक्षी मोर्चा 300 से अधिक सीटें लाएगा। तो जिन लोगों को बीजेपी कार्रवाई के नाम पर डरा सकती थी, वो सब तो बीजेपी में किसी न किसी तरह से शामिल हो गए हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं के ये तेवर बता रहे हैं कि इन लोगों को डराना और झुकाना बीजेपी के लिए संभव नहीं है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, एम के स्टालिन ऐसे तमाम नेताओं को झुकाने और तोड़ने की कोशिश बीजेपी ने की, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिली। खासकर राहुल गांधी के मामले में तो बीजेपी के हाथ खाली ही रहे हैं। न नेशनल हेराल्ड मामले में घंटों की पूछताछ से उसे कुछ हासिल हुआ और न उन पर किए गए निजी हमलों से बीजेपी उन्हें कमजोर कर पाई है। बात कर रहा हूं राहुल गांधी की। और न अब मानहानि मामले में सजा और संसद से अयोग्य करार देने पर राहुल गांधी के बढ़ते कदमों को बीजेपी रोक पाई है, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से तो राहुल गांधी के आगे बीजेपी पस्त ही नजर आई है। राहुल गांधी संसद भले ही न जाएं या न जा पा रहे हों, क्योंकि उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो गई है, लेकिन लोगों तक तो वो पहुंच ही रहे हैं। जनता के नेता बनकर राहुल गांधी बेताज बादशाह तो बन ही रहे हैं। खैर, शायर जहांगीर नायाब ने ठीक ही फरमाया है कि नायाब इनकलाबे जमाना की है दलील, नायाब इनकलाबे जमाना की है दलील, बदलाव देखता हूं मैं अपने वजूद में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।